हेलो गर्ल्स, कैसी हैं आप लोग? सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज मैं आपको ऑनलाइन माध्यम से आपको क्या पढ़ाऊँगी, इकोलॉजी, जिसमें आप और मैं इसमें जुड़े रहेंगे। ठीक है। तो आज मैं आपको एमएससी फाइनल के 3rd और 4th पेपर के बारे में कुछ बताऊंगी। इकोलॉजी को आज जनरल इंट्रोडक्शन अपन करते हैं कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप लोगों ने बीएससी में भी पढ़ा है कि इकोलॉजी में क्या है, जिसका सजीवों का या ऑर्गेनिज्म का, जिसमें कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, है ना, कोई भी लिविंग थिंग आती है जिसका एनवायरनमेंट के साथ हमें संबंध बताया जाता है, तो वो कहलाती है इकोलॉजी, जिसके अंदर हम सजीवों का वातावरण के साथ रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये शब्द रीटर ने दिया, इकोलॉजी जो शब्द है सबसे पहले रीटर ने दिया, लेकिन हीकल ने इसको डिफाइन किया। किसने डिफाइन किया? हीकल ने इसको डिफाइन किया। तो अब एनवायरनमेंट का सजीवों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो भी कोई सजीव है, चाहे कोई वो जल स्थल पर रहे, जलीय एरिया में रहे, या कोई वो ठंडे इलाके में रहे, उसका उन पर पूरा इफेक्ट उसके बॉडी पर पड़ता है। ठीक है। जैसे जैसे व्यक्ति जिस एनवायरनमेंट में रहता है, वैसे वैसे उसके अंदर उसके अडेप्टेशन आ जाती हैं उससे सरवाइव करने के लिए, कि वो कैसे उन परिस्थितियों से वो उसमें उन परिस्थितियों के पास वो रहेगा, उनमें सरवाइव करेगा। तो अब जो हम लोग कोई भी सिस्टम पढ़ेंगे कि जैसे घास में रहने वाले कोई कीड़े मकोड़े हैं, छोटे छोटे उसमें पौधे हैं, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, तो वो कहलाएगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है। और अगर कोई भी मैराइन वाटर में रहने वाली कोई मछलियां हैं, कोई पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा और फोना है, तो वो जल वाले स्थान पर कैसे सरवाइव करते हैं, तो वो कहलाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो हम लोग इकोलॉजी के अंदर सबसे पहले इकोसिस्टम को समझते हैं। इकोसिस्टम में भी क्या समझेंगे, जैसे कि अब आपको इस चार्ट में पहले दिखाई दे रहा है कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ही मिलकर हमारे एनवायरनमेंट के साथ इकोलॉजी की संरचना को या परिभाषा को पूर्ण करते हैं। ठीक है। कि अब कोई भी बायोटिक फैक्टर में क्या है, कोई भी प्रोड्यूसर या प्रोडक्ट, उसके बाद उपभोक्ता, कंज्यूमर, और फिर उसके ऊपर विघटक यानी डीकम्पोजर। तो अब ये किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं? एबायोटिक फैक्टर, कोई भी पानी, हवा, है ना, और वायुमंडल का बीच का एरिया जो उसको रहने के लिए जगह प्रदान कर रहा है या कंडीशंस उसको प्रोवाइड करा रहा है, तो वो दोनों मिलकर एनवायरनमेंट, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिलकर एनवायरनमेंट कहलाते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन पूर्ण हो गई कि सजीवों का वातावरण के साथ संबंध शो होना, और जिसका हम अध्ययन करेंगे वो कहलाएगी इकोलॉजी। अब ये इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है कि प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, फंगी हैं, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है। तो ये इसका कुछ ऐसे इसका डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है, कि कैसे कैसे वो अपने ऑर्डर के अनुसार हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब कुछ वर्टिब्रेट्स दिखाई दे रहे हैं, कोर्डेट्स प्राणी हैं, वो भी इसमें रहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स है, वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है ना। अब सबसे मेन आपके जो चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है वो है प्रोड्यूसर, जो हमारी फूड चेन का सबसे पहला भाग बनाते हैं, क्योंकि फूड चेन के जरिए ये हमारा इकोसिस्टम पहले जुड़ा हुआ है, फिर वो फूड वेब के साथ आपस में कनेक्टेड है। समझ आ रही है मेरी बात? ऑटोट्रोफ्स, यानी ऑटोट्रोफ्स क्या, वो जो ऐसे पौधे या एल्गी, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो सनलाइट को लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, या वो लेते नहीं, या वो ले नहीं सकते, है ना। तो वो सारे ऑटोट्रोफ्स कहलाते हैं जो अपना भोजन स्वयं प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद कंज्यूमर, जो इन प्रोड्यूसर के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर रहते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे, उनसे अपना खाना बनाएंगे। उसके बाद ये है कंज्यूमर और स्क्वेंजर्स, ये क्या करते हैं, जो मांसाहारी, जो डेड प्राणियों को, जो डेड कोई भी हो गया, उनको ये ख़त्म करने का काम करते हैं और उनसे अपना खाना बनाएंगे। उसके बाद है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या, जो कंज्यूमर को खाकर
या उसको विघटन करने का काम, मिट्टी में मिलाने का काम, या उनकी डेड बॉडी को, जैसे डेड बॉडी है अगर किसी को हमने बर्न नहीं किया, जलाया नहीं, दफनाया नहीं, तो ये डीकम्पोजर ऑटोमेटिक ही उस बॉडी का अपने आप ही विघटन कर देते हैं और सोइल में उसको मिला देते हैं। ठीक है। अब इसमें आएगा एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ये सब हम लोग जब एक्वेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, इनका कैसे कैसे इनका वितरण किया हुआ है ना। तो अब प्रीडेटर, ये कुछ रिएक्शंस आएंगी कि जब बायोटिक फैक्टर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, दो बायोटिक फैक्टर आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वो क्या करते हैं, लड़ने के लिए, अपना खाना पाने के लिए एक दूसरे पर वो प्रीडेटर प्रे की भूमिका निभाते हैं, या दो सहजीवी जीवन जीते हैं। तो उनके अंदर क्या रिएक्शंस होती है, ये आपके पेपर में है। तो ये हम रिएक्शंस को और अच्छे से भी पढ़ेंगे। आज मैं आपको सिर्फ इंट्रो बता रही हूँ कि बायोटिक फैक्टर की हमें ये कम्युनलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये सब हमें पढ़ना है। पैरासिटिज्म कि जैसे हमारे सिर में कोई जूं रहती है, गाय के ऊपर कोई भी नन्हे नन्हे एनिमल्स, कोई भी छोटे छोटे जो उसकी बॉडी के ऊपर रहते हैं और अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। अब ये मैं जो आपको बता रही थी जो इकोसिस्टम का एक पार्ट है फूड चेन और फूड वेब, ये मेन पार्ट है हमारे इकोलॉजी का, जिसके द्वारा पूरे वातावरण में एक प्रोडक्ट है वो दूसरे डीकम्पोजर तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और अपना खाना वो प्राप्त करते हैं। अब इसमें एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, एनर्जी फ्लो, वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कैसे हैबिटाट आएंगे, और जो निके है या लिमिटिंग फैक्टर में अब आपके आएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको सारी कंडीशंस मिल रही हैं जीवन जीने के लिए, या सपोज करो कि पौधे को सारे न्यूट्रिएंट हमने सोइल में दे दिए, लेकिन कोई भी एक न्यूट्रिएंट की कमी रही पौधे के लिए, तो वो क्या बन गया उसके लिए, लिमिटिंग फैक्टर, तो वो जीवन जी नहीं पाएगा। तो ये लिमिटिंग फैक्टर के नाम से आपके सिलेबस में शेल्फर्ड लॉ और लिविंग लॉ और लिमिटिंग फैक्टर, ये कुछ नियम आएंगे जो हमें पढ़ने हैं। लिमिटिंग फैक्टर किसे कहते हैं, शेल्फर्ड लॉ क्या है ना। और तो ये हमें, ये नियम किस पर आधारित है, ये लॉ किस पर आधारित है, इस पर आधारित है कि जो जीवन जीने के लिए जो चाहिए, चाहे वो प्लांट्स है चाहे कोई और एनिमल है, अगर उनको कोई भी उसमें से कमी हो जाती है, जैसे नॉट इनफ आपके सामने ये शो हो रहा है कि फूड है या वाटर है या शेल्टर है या टू मैनी प्रीडेटर हैं, घने सारे प्रीडेटर आगे उसको जीवन नहीं जीने दे रहे, तो ये क्या है, ये सब उसके लिए हानिकारक होता है। ठीक है। तो अब है ये कुछ आपको ये सारे इसमें हमें पढ़ने हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे टॉपिक करते जाएंगे, ये आपको इसमें भी टॉपिक ये भी करना है कि हमें फॉसिल्स फ्यूल कैसे हम लोग बनाएंगे, या हम लोगों को उसमें क्या मिलता है, फॉसिल्स फ्यूल किस तरह से ये बताया जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पोल्यूशंस हमें सारे पढ़ने हैं। पोल्यूशंस के बारे में इकोलॉजी में पढ़ा जाता है, और मेनली पढ़ा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है इजी, लेकिन हमें एक एक करके हमें ये सारे हमारे सिलेबस का पार्ट है। देखो ओवर ग्रेजिंग, ओवर हंटिंग, जैसे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अगर वो खाने वाले पशु हो गए तो क्या होगा, है ना। तो दिस इज, अब ये वो कह रहे हैं कि हमारे लिए इकोलॉजी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें ये इकोलॉजी के अंदर हमें पूरे एनवायरनमेंट का ज्ञान होता है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, तो हमें उससे सारे जैसे पोल्यूशंस है, जो व्हीकल्स हैं उनसे निकला धुआं कैसे पोल्यूशन बढ़ाते हैं, पानी को हमने बाहर गंदा पानी बाहर नाले में गया तो वो सारे वाटर पोल्यूशंस, या नदियों में हम लोग कचरा डाल देते हैं तो ये सारे पोल्यूशन, ये सब एनवायरनमेंट का हिस्सा है, क्योंकि इनसे हमारी लाइफ है वो इफेक्ट होती है। जो हमारी लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एनवायरनमेंट का। तो इसलिए हमें इकोलॉजी को पढ़ना हमारे जो साइंस में एक सब्जेक्ट अच्छे से ये ज्ञान करने के लिए लगाया गया है कि हम लोग जैसे कोर डेटा पढ़ी, हम लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी, तो इकोलॉजी भी हमने इसीलिए इसका हम ज्ञान करते हैं कि हम अगर खाना भी खा रहे हैं तो हमारे आसपास के किस वातावरण में हमें वो प्रोवाइड हो रहा है, हमें मिल रहा है, तो वो हमें इसका ज्ञान करवाती है। ठीक है। तो अब हम कल से नया एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपको मिलूंगी, नए टॉपिक के नए टाइम पर और नई क्लास में। ओके, थैंक यू।